बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और वो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं ख़ारजा अमूर के शोबे में और साथ ही साथ जो गिरदोपेश में हो रहा है, हमारी मशरक़ी सरहदों पे हो रहा है, जो मगरबी सरहदों पे हो रहा है, जो चाइना और ईरान के दरमियान मामला चल रहे हैं। और एक अहम तरीन मुज़ाकरात हुए चाइना और इंडिया के दरमियान, कोर कमांडर्स के दरमियान तवील तरीन मुज़ाकरात, लेकिन नतीजा निकला सिफर। चाइना ने तमाम स्ट्रेटजिक पोस्टें खाली करने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है जो हम कह रहे हैं। लिहाजा एक तो वो गोलवान से पीछे हटने के बिल्कुल तैयार नहीं है। पेंगुइन टिसू, जो पेंगुइन झील कहलाती है, वहाँ से उन्होंने इनकार कर दिया पीछे हटने से। और उसके बाद अब दिल्ली में तवील तरीन इजलास हुआ जनाब अजीत डोवल की सरबराही में। उसमें इंडियन आर्मी के तमाम नेवल के एयर चीफ, दूसरे तमाम के तमाम नुमाइंदे मौजूद थे और एक अहम तरीन कमेटी कहलाती है उनकी, उसका इजलास हुआ। 14-15 घंटे जारी रहा और अब राजनाथ जो हैं वो विज़िट करना चाह रहे हैं लद्दाख का। पहले तो नहीं कर सके थे, अब करना चाह रहे हैं लद्दाख। और कश्मीर का सूरत हाल काफ़ी टेंस है। और एक इस्लामाबाद में इवेंट हुआ, यहाँ पे भारतीय सफारतकार एक बार फिर उन्होंने राह फरार इख्तियार की। कलभूषण यादव जो कि पाकिस्तान के पास है, अपना एतराफ़ जुर्म कर चुका है, इकबाल जुर्म कर चुका है, सर्विंग ऑफिसर है इंडियन इंटेलिजेंस रॉ का, और वो काम कर रहा था चाबहार में। उसका पूरा नेटवर्क था बलूचिस्तान और कराची और सिंध को डिस्टेबल करना, और गिरफ्तार हुआ पाकिस्तान के एरिया में। और उसके बाद उसने अपने जराइम का एतराफ़ किया। किस तरीके से किया, ज़रा सुनिए। I am Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I am a commissioned officer in the Indian Navy. My alias name was Hussain Mubarak Patel. The raw officials that started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel, and I was running a business there, Kanmida Trading Company. It was a discreet, non-embassy based operation, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and terrorists. The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan. ये थे कलभूषण यादव। और दुनिया की तारीख में कभी कभी ऐसा होता है जी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर किसी मुल्क ने पकड़ा हो और ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और आलमी अदालत इंसाफ से इंडिया मार खा चुका है और रियासती दहशत गर्दी साबित हो चुकी है। और सिर्फ सज़ाए मौत नहीं हुई बल्कि बाकी सज़ाएँ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको भुगतना होंगी। और इस दौरान पाकिस्तान ने महज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कलभूषण यादव से उसकी मिसेस और उसकी वालदा की मुलाकात करवाई। उस वक्त भी धमकियां देते रहे भारतीय सफारतकार उनकी फैमिली को, जिस पे कलभूषण यादव ने नाराज़गी का इजहार किया और उस पर तशवीश का इजहार किया। अब फिर एक दफ़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आज जब कौंसलर एक्सेस दी गई तो भारत के सफारतकार राह फरार इख्तियार कर गए। कलभूषण यादव उनको बुलाते रहे कि मेरी बात सुने, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम साबिर जी। सर ये बताएं कि ये पहले एक उन्होंने वावेला खड़ा किया जब पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आ जाएँ, कौंसलर एक्सेस लें, मिलें और सारा उन्हें प्रोवाइड की सहूलतें, फिर ये राह फरार इख्तियार क्यों की? साबिर, आप जानते हैं कि पहले भारत को खिफ़त उठानी पड़ी आईसीजे। उनका ख्याल था कि उनके हक में फैसला आएगा, फैसला उनके हक में नहीं आया। हमसे आईसीजे ने तकाजा किया कि हम काउंसलर रसाई दें। हमने एहतरामन,
क्योंकि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हमने आईसीजे का एहतराम किया, हमने इंटरनेशनल लॉ का एहतराम करते हुए उनको रसाई दी। जब रसाई उनको मिल गई तो फिर उन्होंने वावेला शुरू कर दिया कि जिस माहौल में रसाई दी गई वो माहौल मुनासिब नहीं था, चुनाचे हमें दोबारा रसाई दी जाए। आज 3 बजे हमने उनके साथ पहले एक तयशुदा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आपको कौन सा दुरुस्त दिखाई देता है वो माहौल हम मुहैया कर देते हैं, और हमने उनको आज रसाई दी। 2.5 घंटे के करीब लगभग उनके सफारतकार और यादेव आपस में मौजूद थे, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने राह फरार अख्तियार की। मैं आज क्लियर हूं कि ये रसाई बिल्कुल नहीं चाहते, ये एक ड्रामा चाहते थे। ये पाकिस्तान को आईसीजे के सामने, इंटरनेशनल ओपिनियन के सामने फिर एक किसी नुक्ताचीनी का शिकार करना चाहते थे। पाकिस्तान इनकी चाल में नहीं आया। इन्होंने कहा कि जनाब जो पिछली दफा आपने रसाई दी, आपने शीशे खड़े कर दिए थे, आपने टेलीफोन के जरिए गुफ्तगू कराई, तो माहौल ही दुरुस्त नहीं था जी। तो अगर आपने हमें रसाई देनी है तो कोई शीशा नहीं होना चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए, दू बदू मुलाकात होनी चाहिए जी। हमने कहा कबूल। हमने आज कोई शीशा कुछ नहीं लगाया। इन्होंने कहा कि पिछली दफा आपने जो रसाई दी तो आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अब इससे तो यादेव पर दबाव था, वो खुल के बात क्या करता। चुनाचे हम नहीं चाहते कि रिकॉर्डिंग हो। हमने कहा कबूल, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो जब हमने सब बातें उनकी पूरी कर दी और उनको रसाई भी दे दी, यादेव मौजूद है, वो उनसे एंगेज करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे कुछ तकाजे हैं, मैं अपनी हुकूमत से बात करना चाहता हूं, और ये दम पुख्त बैठे हैं वहां, ये बिल्कुल इनके हवास बाख्ता है और ये वहां राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। हमने कोई हीला, कोई हुज्जत, कोई बहाना उनको नहीं दिया, क्योंकि हमें क्लैरिटी थी कि ये नाटक है, ये रसाई नहीं चाहते, तो ये बहाने तलाश सर ये बताएं कि ये मुलाकात एक खुले एयर कंडीशन कमरे में हुई? बिल्कुल, ये जो इनके तकाजे थे उन तकाजों के ऐन मुताबिक हुई, जिसको कहते हैं ना आप अनइम्पीडेड एक्सेस, वो दिया गया। और दूसरा सर ये भी बताएं कि जो सफारतकार, जाहिर है इनकी तलाशी तो एक ली होगी, क्योंकि कुलभूषण को जिंदगी को जो शदीद तरीन खतरा है वो इस वक्त इंडिया से है, तो क्या हमने SOPs के तहत उनके पास जो डिवाइसेस थी वो वापस ले ली, बाहर जमा की थी, या उनको डिवाइसेस के साथ जाने दिया? नहीं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं, हम ने जो नॉर्म्स होते हैं एक्सेस के, हमने सब नॉर्म्स को फुलफिल किया। हम कोई उनको बहाना नहीं देना चाहते थे। जो माहौल वो चाहते थे हमने वैसा माहौल दिया, लेकिन उनकी बदनीयती थी, वो रसाई चाहते नहीं है। देखिए, आपने अभी अपने प्रोग्राम में सुनाया कि वो तो अपने मुंह से एतराफ कर चुका है कि मैं जासूसी भी करता रहा हूँ, मैं दहशतगर्दी में भी मुलव्वस था, हमारे ये टारगेट थे, बलूचिस्तान में हमने क्या करना था क्या नहीं करना था। वो तो अपनी बात पर कायम है। अब इनको बहाने चाहिए थे, और जब उनको माहौल दिया गया इनराफरा, तो ये वहां से ऐसे भागे, तुम दबा के ऐसे भागे, तकाजा भी इनका, मुतालबा भी इनका, जिस किस्म का एटमॉस्फेयर चाहते थे वो एटमॉस्फेयर भी दिया गया, और ये भाग गए। यादेव कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी हुकूमत से बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे एंगेज करना चाहता हूँ, मेरे तकाजे हैं, मेरी बात सुनिए, और ये राय फरार अख्तियार करके क्यों प्रोटेस्ट लॉन्च करके चले गए। तो फिर वो यादेव के क्या तासरात थे? जी, यादेव का बताएं। यादेव के जो मेरे इल्म में जो बात बताई गई है, वो तो हैरान था, परेशान था कि ये कर रहे क्या है, और मैं समझता हूं कि इनके रवैये पर बहुत नाला था। तो ये कितने लोग आए थे जी आज इनसे मुलाकात करने? 2 सफारतकार थे। 2 सफारतकार थे, और 2 सफारतकार और कुलभूषण यादव, इसके अलावा चौथा आदमी कोई नहीं था, या कोई हमारा भी स्टाफ बैठा था? नहीं, हम सिक्योरिटी के लिए लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी के लिए,
और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की, हमने कहा उसको भी बेहतर कर देते हैं, सिर्फ एक सिक्योरिटी ऑफिसर वहां रह जाएगा, क्योंकि देखिए हम उनको ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, जी हाँ। तो हमारी कस्टडी में है, कुछ हो जाए उसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो इससे पहले इनकी फैमिली को काउंसलर एक्सेस दी गई थी, उनको मुलाकात करवाई गई थी, उस वक्त उनके कपड़ों में से और जूतों में से कुछ बरामद हुआ था, डिवाइसेस हुई थी, ये इतला भी थी, इसलिए इस दफ़ा ज़्यादा सख्ती की गई थी या नहीं? देखिए हमने हर जो नॉर्म होता है हमने उन नॉर्म्स को पूरा किया और जो उनके तकाजे थे उन तकाजों के मुताबिक हमने रसाई दी। अच्छा ठीक, सर ये बताइए, आगे बढ़ते हैं कि आपको पता है कि जी हमारा भी कंसर्न है कश्मीर के साथ, चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं और कोर कमांडर्स लेवल की जो मुलाकात हुई मंगल को, तवील तरीन मुलाकात थी, उसके बाद चाइना ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोस्टें हैं वो खाली करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब है वही हतमी होगी, ख़ास तौर पे गलवान वैली और पेंगोंग टिस्सू पे, ये ख़ास तौर पे ये इलाके जो हैं, और यहाँ से हम पीछे नहीं हटेंगे और फिंगर 4 से आगे इंडियन आर्मी को गश्त की रसाई भी नहीं देंगे, जबकि पहले वो काफ़ी आगे तक करते थे। तो उसके बाद दिल्ली में इजलास होता है, अजीत डोवल की सरबराही में तवील तरीन इजलास हुआ और उसके बाद अब राजनाथ कल विज़िट करने जा रहे हैं कश्मीर का और लद्दाख का, और वहाँ पे इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान किस तरीके से देखता है? साबिर जी, पहले तो देखना है कि जो राजनाथ साहब तशरीफ ले जाते हैं क्या उसी किस्म की वो विजिट करते हैं जिस किस्म का नरेंद्र मोदी साहब कर गए कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक झूठा एक वार्ड बनाकर और जख्मी सिपाहियों से जो मुलाकात दिखाई गई, इसमें सारी दुनिया ने कहके लगाए और भारत के मीडिया ने उनकी जो गत बनाई वो आपके सामने है। अब सवाल ये है कि देखिए कशीद की तो है, चीन ने पूरी कोशिश की कि मामलात सुधर जाएं गुफ्तो शुनीद से, भारत तजावुज करता रहा, मुतनाज़ा इलाकों में आगे बढ़ता चला गया। एक हद से जब वो जिस कहते हैं एक रेड लाइन उनने क्रॉस की तो चाइना ने कहा इनफ इज इनफ, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, जो खिफत उठानी पड़ी वो आपके सामने है, जो दुम दबा के वो पीछे लौटे वो भी आपके सामने है। मैं नहीं समझता कि भारत ने तो इस कदम से जो अपने आप को बेनकाब कर दिया। पहले चीन खामोश था, लेकिन अब चीन ने कहा कि देखिए जब लद्दाख में आप ये करते हैं तो जो वो 5 अगस्त का जो उनके इक़दामात थे, आज चीन ने उनको भी सरासर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा ये तो आपने जो ट्रांसफिकेशन की है कश्मीर की, ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया ऐसा है जिस पे हमारा तकाजा है, पाकिस्तान का अपना डिस्प्यूट है, हमारा भी अपना डिस्प्यूट है। तो आप देख रहे हैं कि चीन के साथ कशीदगी में इजाफा हुआ। फिर आपने ये भी देखा, हम तैयार हैं सर? जी हम भी तैयार हैं, क्योंकि वो एडवेंचर कोई मिस एडवेंचर तो करेगा। देखिए हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल ऐसी हिमाकत ना करें, हमारे पास चॉइस ही नहीं है साबिर भाई, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। अगर उन्होंने हम पर चढ़ाई की तो हम अपने दिफा का हक रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब आप कुछ पूछें। अच्छा मखदूम साहब ये फरमाएं, एक तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे, आपको सेहत याबी मुबारक, और आप हमारा कौमी असासा है। हैविंग सेड दिस, क्या इंडिया दोबारा आलमी अदालत में जाने वाला है? और वो कुलभूषण यादव ने यहाँ अपील क्यों नहीं कर रहा? और इसके साथ ही जुड़ा हुआ, हमने कितनी रियायतें इंडिया को देनी है? माफ़ करना, कभी आप अमेरिकी सदर के कहने पर उनका अभिनंदन, जो वहाँ जहाज़ उसका गिरता है और वहाँ उसकी जान बचाई जाती है लोगों से, अगर वो मॉब उसको मारने वाला था, फौज ने उसको रिहा उनसे कराया और उसको चाय पिलाई, आपने अमेरिका के कहने पर उसको छोड़ दिया बगैर कोई शर्तें माने। अब चाइना ने उनकी, जिन्होंने पंजाबी ने कही था उन्होंने संगी उन्होंने गिच्ची मरोड़ी है, लेकिन आप लोग चुप है। What are we waiting for?
कश्मीरियों की जो ब्लीडिंग हो रही है, जो वहाँ माइनॉरिटी के साथ हशर हो रहा है, तो शाह महमूद और इमरान खान और गुलाम हुसैन और साबर शाकिर कुंगियाँ पा के क्यों बैठे ने? गुलाम हुसैन साहब, पहली बात तो ये है कि हमने अभिनंदन को अमेरिका के कहने पे नहीं छोड़ा। ये इमरान खान साहब का एक जेस्चर था। इंडिया चाहता था मामलात को एस्केलेट करना, और हमारी हिकमत अमली थी कि हमने मामलात को डी एस्केलेट भी करना है, हमने टेंशन्स को डिफ्यूज भी करना है, और अगर उनने जारियत की तो हमने मुकाबला भी करना है। हमने जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके जहाज मार गिराए, और उसके बाद हमने मामलात को डी एस्केलेट किया। नतीजतन इंटरनेशनल ओपिनियन में पाकिस्तान की तारीफ की गई, पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क ठहराया गया, और भारत पर उंगलियां उठी कि इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को वो दाव पर लगा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जो आप देख रहे हैं चीन के साथ उसने किया, जो आप देख रहे हैं नेपाल के साथ वो कर रहा है, जो आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी उनकी गर्मजोशी में आप देख रहे हैं कि कुछ फर्क आ रहा है, कम से कम शुरुआत हो रही है। कि जिस तरह बंगालियों को उन्होंने तशबीह दे दिया दीमक के साथ, एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नतीजतन भारत यके बाद देकर खित्ते में जो उनके ममालिक उनके साथ ताल्लुक रखते थे उनसे दूर होता चला जा रहा है, और पाकिस्तान अपने रवैये से उनके करीब होता जा रहा है। अब ईरान को देख लीजिए, ये चाबहार तो उन्होंने पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, आज वहां से उनको फारिग कर दिया गया है। तो ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान की जो बात आपने की है, ईरान के कल एम्बेसडर का स्टेटमेंट आया। अब सीपैक वो कहते हैं जी ये चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इन तीन मुल्कों का एक जॉइंट वेंचर है, एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इसको आप कैसे देखते हैं? सीपैक में अब ईरान ने बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया, चाबहार से निकाल दिया, और वहाँ से भी इंडिया पीछे हट रहा है, और जिसकी वजह से ये जो टेंशन है लद्दाख वाले सेक्टर में ये बढ़ी है, क्योंकि इस दफ़ा हमारी इत्तला के मुताबिक चाइना ने मज़ीद टफ टाइम दिया इंडियन कोर कमांडर को। साबिर शाकिर साहब, बात यह है कि जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक है, सीपैक हम समझते थे और समझते हैं कि ये पूरे खित्ते का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, कि ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, इसके असरात पूरे इस खित्ते पे ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उन तक इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस तकाजे से, ईरान की शमूलियत से और इलाकों के सेंट्रल एशियन ममालिक की दिलचस्पी से, अफगानिस्तान की दिलचस्पी से सीपैक की अहमियत पहले से दुबाला हो गई है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए, वो सवाल बीच में रह गया चौधरी साहब का, नंबर 1 आईसीजी में इंडिया दोबारा जाना चाहता है या नहीं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल था चौधरी साहब का, मैं भूल गया। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था। पर्टिनेंट इसलिए कि मैं आज कायल हो गया हूं इनके सफारतकारों का रवैया देख के कि इन्हें रसाई दरकार नहीं थी। ये आईसीजे में एक नया वावेला, एक नया शोशा खड़ा करना चाहते थे, और आज उनके रवैये से ये बात जाहिर हो गई है कि उनको यादेव से कोई दिलचस्पी नहीं है, रसाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती तो उनके पास आज एम्पल अपॉर्चुनिटी थी रसाई की, 2.5 घंटे का वक्त से ज्यादा जितना चाहते देने को तैयार थे, लेकिन रसाई नहीं, वो फरार चाहते थे और पाकिस्तान को दोबारा घसीटना चाहते आईसीजे में। हम इस चीज से कॉन्शियस थे, हमने हर वो कदम उठाया जो हम आज एतमाद के साथ कह सकते हैं आईसीजे को और दुनिया को। हमने जो इकदाम उठाए हैं वो इंटरनेशनल नॉर्म्स और तकाजों के मुताबिक है। अच्छा, दूसरा ये बताइए जी, कुलभूषण जो है वो अपील क्यों नहीं करना चाहता? अब इसके बारे में मैं, देखिए, अब ये तो मुलाकात होती, सवाल जवाब होते, अब हो सकता है कि उसको अपने हुकूमती रवैये से नाला हो। वो देखिए ना, जब वो उनसे इंगेज करना चाह रहा था और उसके सफारतकार जो हैं
वो पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे वो बड़ा नाला हुआ। वो बहुत ही वॉज वेरी अपसेट। और अपसेट किस पे था? अपने सफारतकारों पे था, हिंदुस्तानी सफारतकारों पे था, हमसे तो नहीं था। हमने तो उसको बड़े मुनासिब तरीके से जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक रखा हुआ है। तो ये आज उनको, मैं समझता हूं कि आज उनको अपने एक सर्विंग ऑफिसर पर एतमाद नहीं रहा। जी चौधरी साहब। वज़ीर ख़ारजा साहब ये फरमाएं कि हिंदुस्तान यानी चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त खा के 250-300 बंदा उधर ज़ख्मी करा के, मरवा के, कोई उनको 130 आदमियों को कैदी करवा के आया, जो मोदी और उसके फैसिस्ट और इंतहा पसंद जो है उनके ऊपर जो जंगी जनून है मुसलमानों को तय तय करने का और पाकिस्तान पर हमला करने का, उससे कोई उनका शौक पूरा हो गया है, पीछे हट गए या अभी तक वो असला इकट्ठे कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि अब वो इस तरह फंस गए हैं गुलाम हुसैन साहब कि वो कैच 22 सिचुएशन जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे आर इन अ कैच 22 सिचुएशन। अगर पीछे हटते हैं तो डोमेस्टिक ओपिनियन उनको दबोचती है, अगर आगे बढ़ते हैं तो मुंह की खानी पड़ती है। तो इस वक्त वो बहुत एक मखमसे में है, ना पीछे के रहे ना आगे के रहे। बिल्कुल। शाह साहब ये बताइए कि आपने यानी कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को इतना कंफर्टेबल क्यों रखा हुआ है कि वो इंडिया जाने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही कोई ऐसी सहूलत लेने के लिए तैयार है? क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक वो बहुत कंफर्टेबल है, उसको ज़िंदगी की हर ज़रूरत मुयस्सर है और हमने तमाम इंटरनेशनल। जी साबिर भाई, जो जिंदा कौमें होती है ना, वो तकाज़ों और नॉर्म्स पे चलती हैं। आपने देखा वो जो अभिनंदन थे, वो तो हमारे मुल्क पे बमबारी करने आए थे, वो तो हमारे मुल्क की हमारे खिलाफ जारियत करने आए थे। और जब लोगों ने उनको ज़दोकोब करने की कोशिश की, हमने क्या किया? हमने उनको महफूज किया, हमने उनको कपड़े दिए, हमने उनको खाना दिया, हमने उनको मतलब उनको एक जैसे एक ऑफिसर को जिनीवा कन्वेंशन के नॉर्म्स के अंदर ट्रीट करना चाहिए, हमने वैसे ट्रीट किया। इससे पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है। कुलभूषण वापस नहीं जाना चाहता, ये इसका दो टोक जवाब दे दे। मेरी तलाक है, वो कहता है मैंने कहीं नहीं जाना, पाकिस्तान ही अब मेरा वतन है। तो उन्हें जान कौन दे रहा है? देखिए, मैं इस पे कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो आज रवैया हमने देखा हिंदुस्तान की हुकूमत का और सफारतकारों का, उससे यादेव के दिल में कोई गुंजाइश में कमी आई होगी, इजाफा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, जो इधर की बातें बता रहे थे। और इस वक्त जाना है ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और बहुत बड़ी स्टोरी है, कल भी टॉक ऑफ द टाउन थी, आज भी, और रात गए तक जनाब फ़ोन पे फ़ोन बजते रहे। और वो था कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब का कुछ ना कुछ होने वाला है, बल्कि धड़न तख्ता होने वाला है। मुतबादल नाम भी सामने आ गए कि फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर। और लेकिन जब हमने खोज लगाई तो इस खबर में से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उस्मान बुज़दार साहब हमारी इत्तला के मुताबिक कहीं भी नहीं जा रहे और वही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। और अभी तक उनको अपनी पार्टी का एतमाद हासिल है और पार्लिमानी पार्टी का एतमाद भी हासिल है। तो ये चीज़ें हैं। और इस दौरान आज एक और बड़ी खबर आई, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ निशात डाहा साहब हैं जी, ये भी क्या कहना चाहिए, नाराज़ अरकान में हैं और एक अपनी राय रखते हैं और वज़ीर आला पंजाब के हामी हैं, MPA हैं और इनका जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। तो बात करते हैं जनाब निशात डाहा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि कल चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी खबर दी थी, वो भी आपसे बात करेंगे कि आप इस वक्त आपकी तादाद जो है वो 25 से 40 तक हो चुकी है। एक तो ये बताएं कि एग्जैक्ट आपके ग्रुप की तादाद कितनी है और फिर आगे जाके ये ग्रुप करना क्या चाहता है। और उस्मान बुज़दार साहब से आप खुश हैं, नाराज़ हैं? उस्मान बुज़दार साहब को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं? अपना ग्रुप बना के क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम
नून के अंदर ही एक ग्रुप बना रहे हैं इनको समझाने के लिए, क्योंकि आपके सामने ही है कि इस वक्त बड़ा फुकदान है लीडरशिप का। तो मियाँ शहबाज शरीफ अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, वो कोरोना से बाहर नहीं निकल रहे और हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं और हम MP हैं। और आपको पता है कि हमारा काम सिर्फ यही है कि लोगों की खिदमत करना। अगर लोगों की खिदमत करेंगे, उनके काम करेंगे तो अगली दफा भी हमें वोट देंगे। तो हमें बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए हमने एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको भी समझा सके कि सामने आए। फिर आपको पता है कि लीडर के बगैर तो ग्रुप नहीं चलते। आप भी मुझे बताएं कि इस वक्त कौन है हमारा जो लीडर है, कोई है रोड के ऊपर बाहर जो हमें हमारी बात सुने, हमें तो करे, आप हमारे इस वक्त आपकी पार्लिमानी पार्टी है पंजाब की, उनको कौन लीड कर रहा है? मरियम बीबी से हिदायत मिलती हैं, शहबाज शरीफ से मिलती हैं, हमजा शहबाज से सर मिलती यही हैं, तो कौन रोना है? है, कोई हदायत नहीं है, ना मियाँ साहब से है, ना मरियम बीबी से हदायत है, किसी से ना कोई मुलाकात का टाइम है, ना मुलाकात हो रही है। तो इसके आप किससे राब्ता करते हैं? किसी से पूछते हैं कि हमें बताया राब्ता जाए? हो ही नहीं रहा, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, राब्ता नहीं हो रहा, किसी से कोई राब्ता नहीं है। इसकी रीजन क्या है? आप सब लोग माशाल्लाह खामोशी से अपने घरों में पड़े हैं, तो बताओ हम इस वक्त क्या करें? आप सियासी कारकुन हैं, सीनियर हैं, MPA हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं, तो रीजन क्या है, वजह क्या है? क्या कोई मामला तय किए जा ये रहे तो हैं आप उनसे पूछे ना कि वो क्यों नहीं टाइम दे रहे, क्यों नहीं मिल रहे, घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? उनको घर से बाहर निकलना चाहिए ना। तो जी। मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ अल्लाह ना करे कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं है बाहर निकलते, चलो वही बुला लें, मीटिंग बुला लें। मुस्लिम लीग हाउस तो बंद पड़ा है, वहां पर कोई बंदा ही नहीं बैठा। राणा सनाउल्लाह साहब है कहा तो वो उनका इस्लामाबाद, उनकी अपनी बड़ी मसरूफियात है, तो तो वो वहाँ इस्लामाबाद में हैंडल करते हैं सारा कुछ। चौधरी गुलाम साहब आपसे बात करेंगे। ये बता दें कि जी, अब तक आपके ग्रुप के अरकान की तादाद कितनी है? ओवर टू चौधरी साहब। आज तो जो आपका रात खाना था, हमारी इतला है कि 2-3 तो नहीं पहुंच सके। आपके 12 से 15 लोग आए थे और एक यानी और एक दूसरा ग्रुप भी खड़ा हो गया है। तो ये मुस्लिम लीग नून के तो सर अंदर मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही। चौधरी साहब जरा ऊंचा बोलें। डाहा साहब, रात आपके जो डिनर था रायविंड रोड पर एक क्लब के अंदर ओपन एयर में, उसमें आपके 12 से 15 आदमी MPs मौजूद थे और 3-4 और ने आना था, वो पहुंच नहीं सके बारिश की वजह से। अब आपकी ये तादाद है और एक और ग्रुप भी खड़ा है जो आपसे बाला बाला काम कर रहा है, तो ये मिला के 30-40 लोग एक्टिव हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून से आपको बुनियादी गिला क्या है, इशू क्या है? बुनियादी गिला तो यही है कि वो हमें टाइम भी दे रहे, हमें मिल ही नहीं रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे और सब लोग फिर रहे हैं जिधर किसी का मुंह है उधर उठ के जा रहा है। जी हम तो पहले भी मैंने जैसे बताया, हमारा यही है कि हम MPA बने हैं तो लोग हमारे से पूछते हैं, लोग हमारे से काम मांगते हैं, तो ये हमारी मजबूरी है। वो लोग तो उनको कोरोना की वजह से मियाँ से बाहर नहीं निकलते, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, पता नहीं कब कोरोना से जान छूटेगी। जी आपको हमारी पंजाब और काम मुस्लिम लीग नून में ही है अभी। आपको पंजाब आपको मुस्लिम काबीना लीग नून नहीं छोड़ी। में निशात साहब, आपको पंजाब काबीना में शमूलियत की अगर दावत दी जाती है तो वो मुझे दे ही नहीं सकते ना, वो काम करें जो वो कर सकते हो। यानी कि आप ये वायलेशन होगी, मैं कभी भी कबूल नहीं करूंगा। यानी आप काबीना ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अलग नहीं, कबीना में वो मुझे ले ही नहीं सकते, मैं नून में कैसे देंगे वो मुझे कबीना में? ये भी तो होता ये है ना, तो वायलेशन है सरासर, ये नहीं हो सकती। ये भी तो हो सकता है ना कि एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो और पार्लिमानी पार्टी की एक मेजॉरिटी अपना एक अलग स्टांस ले ले और उनसे अलग हो जाए, फिर तो हो सकता है। इलेक्शन नहीं, कमीशन ये के तो हम कवानीन जितना भी हमारा ग्रुप है, तो जब वो इकट्ठा होगा वो बैठकर फैसला करेगा। हमारे में ऐसा न मैं लीडर हूँ ना, तो हम सब दोस्त हैं, सब इकट्ठे हैं, हम बैठकर फैसला करते हैं। रात भी हमारी मीटिंग थी, उसमें बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए, एक दूसरे ने अपने ख्यालात का इजहार किया, सब ने किया बारी बारी, तो उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। टोटल लेकिन जब हम होंगे किसी फैसले पर पहुंचेंगे, इस वक्त तक रात भी जो मुख्तलिफ अफवाहें उड़ रही हैं कि ये बुजदार साहब ने खाना किया है, मैं आपको हल्फियन कहता हूँ, किसी ने हमारा खाना नहीं किया, किसी PTI के बंदे ने खाना नहीं किया, हमने खुद सब दोस्तों ने किया और सब वहाँ इकट्ठे होके बैठे हैं। कितने लोग ये थे? जो और वो बता रहे हैं, इनका मुझे नहीं पता, वो भी है, सुन रहा हूँ मैं भी कि वो भी एक ग्रुप बन रहा है, तो इनको चाहिए इस वक्त संभाला दे पार्टी को, आगे लोगों से मिले। मैं आपको कहता, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा आपको क्या तकलीफ है। आपकी इतनी गैर सर तादाद अब तक तादाद कितनी है?
आप लोगों की? ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन पहले से ज्यादा है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट हुई थी रात। ठीक है। और तो वजीर अभी हम चाह रहे हैं हमारे मुज़ाकरात हो, हमसे पूछा जाए। राइट, और वजीर हम आजम अभी से, तक सबके सब नून में है। वजीर आजम से भी मुलाकात का इरादा है आप लोगों का? नहीं, अभी कोई नहीं, अगर टाइम देगा तो मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं। वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, उसको मिलना कोई हर्ज नहीं। ये बिल्कुल। वायलेशन में बात नहीं आती। ये राणा सुलार मेरी बात मान चुके कि ये मिलना वायलेशन नहीं है। जी चौधरी साहब। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं इन्होंने अपने, यानी असल में प्रॉब्लम ये हो गई है मुस्लिम लीग एन की कि उनकी कोई अब डायरेक्शन नहीं रही। नवाज शरीफ साहब वहाँ लंदन में ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान यहाँ बुरी तरह फंसा हुआ है। तो जो MPs हैं जिन्होंने इलाकों के सामने अपने हल्के के लोगों के वोटरों का जवाब दे हैं, वो किसी मालूमासी आकर, तो इन्होंने एक अपने मुहब्बे वतन और अवाम दोस्त MPs के तौर पर अपना एक फ़ैसला किया। दे आर विद इन राइट, और वो कह रहे हैं हम पार्टी के अंदर है, हम छोड़ के गवर्नमेंट के साथ नहीं बिल्कुल जा रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम निशात डार साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ये बताइए कि मेरे पास जो इतलात हैं, अब इससे उस्मान बुज़दार साहब कितना फ़ायदा उठाते हैं कितना नहीं। उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के बारे में मेरी कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब उस वक्त तक रहेंगे जब तक उनको अपनी पार्लिमानी पार्टी का एतमाद हासिल रहता है, और उस वक्त तक रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद उनको हासिल है। आप बताइए इसमें क्या ऐड करेंगे? नहीं, मैंने कुछ नहीं करना। अब आपने कोई खबर दे दी है तो लोगों तक पहुंच गई है, तो अब इंतज़ार करते हैं कि क्या आगे अनफोल्ड होता है। ये अफवाहें कौन फैला रहा था चौधरी साहब? ये फिर आप बताएं ना, आपने जो खबर ली है, तो मैं तो नहीं फैला रहा ना नहीं, मैं वही तो पूछ भाई। रहा हूं, आप मुझे लाहौर में ये बैठे हैं जवाब ना। दे दें, साबर शाकिर साहब भी दे दें और दूसरे भी दे दें कि बुज़दार साहब को किसने रोका है कि वो इसकी तरदीद कर दें। 2 दिन हो गए हैं। और वज़ीर आज़म साहब को किसने रोका है कि वो ऐलान कर दें, जैसे पहले 5 मिनट भी नहीं लेते थे। क्या ये हम वो उनका किला मजबूत है, वो क़यामत तक रहेंगे और सारी पीपल्स पार्टी जो है वो उनके पीछे रहेगी, वो उनसे अच्छी किसकी परफॉर्मेंस है? तो हमने तो नहीं मना किया भाई, 2 दिन हो गए हैं। कल भी हमने यही हुआ कहा, ये है, तरदीद क्यों नहीं कर रहे? हुआ ये है चौधरी साहब कि कल अहम तरीन दिन था। सब गए हुए थे, सिविल मिलिट्री लीडरशिप, और मैं कहता हूँ ये वाकई तारीख़ी दिन था कि द्यामेर भाषा डैम का संग बुनियाद, बल्कि संग बुनियाद तामीर शुरू होनी थी, और ये एक मेगा इवेंट था। और अब जो मेरी इतलात हैं वो कहते हैं कि जी अब ये खबर इतनी दफ़ा चल चुकी है, पिट चुकी है, कि अब इसकी तरदीद करने को भी दिल नहीं करता। अभी कुछ देर पहले सेनेटर शिबली फराज साहब ने बाकायदा तौर पे ट्वीट भी किया है कि ऐसी कोई इत्तला नहीं है, ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ये बेबुनियाद है। और मुझे गुज़श्ता रात ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अब ख़बर इस हद तक वो हो चुकी है बेकदरी, दोबारा भी ज़ेरे बहस आएगी कभी, या ये एवं बस मीडिया को जब कोई बात नहीं मिलती तो ये ले ली जाती है? इसमें कोई हकीकत होती है? मैं आपसे क्या है, मीडिया ने क्यों इसमें दिलचस्पी लेनी है? मीडिया को तो देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं। 15 दिन से कितने MPs हैं जिनकी वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं? वो किस लिए हो रही हैं? कि उनको बताया जाना है कि कुलभूषण यादव का क्या करना है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, चले मैं वो भी बता देता हूँ। वो मुलाकातें पंजाब की काबीना के वज़रा से भी हुई, कुछ MPs से भी हुई, और उनसे पूछा गया कि क्या आप उस्मान बुज़दार साहब से मुतमईन नहीं हैं, क्या वज़ीर आला को तब्दील करना चाहिए? तो सब की तरफ से ये जवाब आया, जी बिल्कुल नहीं, उस्मान बुज़दार साहब के साथ हम बहुत कंफर्टेबल हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। वो सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ साहब की तरह ड्रामेबाजी नहीं करते। तमाम काबीना के, पंजाब काबीना के जितने लोगों से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई, सब ने कहा समेना व अताना, और जितने MPs ने भी यही कहा। और सिर्फ ये था, उन्होंने कहा जी परसेप्शन नहीं बनने दिया जा रहा। इजाजत है तो कोई उसके बाद दूसरा मौका भी ले लें जी। हाँ, वो जो आप सर मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद बैठे हुए ना, आप बैठे हुए ना, और इस्लामाबाद में बजट पास हो रहा था ना, और गवर्नमेंट के जो हालात थे वो आपको पता है ना। और 99% MNA जो थे, जो नाराज थे, वो पंजाब गवर्नमेंट की वजह से थे। एक और उसके बाद जो यहाँ खिचड़ी पकी हुई है,
वजीर आजम के एतमाद को मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इमरान खान तो 15,000 दफा कहते हैं मैं बुजदार से अच्छा कोई नहीं, बुजदार से अच्छा कोई नहीं, लेकिन हम जब सड़क पर जाते हैं, गली में जाते हैं, लोग हमारे गिरबान पकड़ते हैं कि आप कहते थे कि ईमानदार वजीर आजम आएगा तो पाकिस्तान में तब्दीलियां लाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 500 रुपया नहीं छोड़ा जाता और कोई पूछने वाला नहीं है। आप पता नहीं कौन से MP और कौन से वजीर हैं जो वजीर आजम को जाके मिले हैं। मुझे तो यहाँ जितने मिलते हैं कोई एक बंदा नहीं जो खुश है। पता नहीं कहाँ से आपको लोग ये रिपोर्टें दे रहे हैं। आई एम सॉरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी रिपोर्ट पे, अपनी खबर पे कायम हूं। मैं भी अपनी असेसमेंट पर खबर पर कायम। मैं दोबारा कह देता हूं, ये आपके सामने आके इस तरह की बातें करते हैं, ये मेरे सामने आके करते हैं, ये किसी और के पास जाके करते हैं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान के पास जब ये जाते हैं तो ये कहते हैं जनाब बिल्कुल सब कुछ बकवास है जो आपके पास पहुंच रहा है, पंजाब हुकूमत बेहतरीन जा रही है, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ठीक काम कर रहे हैं, वो सारे ये कहते हैं। काश ऐसा हो। मैं तो उनकी बात बता रहा हूं। हमें क्या है, अगर यही ठीक कह रहे हैं। काम होगा, अभी ठीक हो रहा है ना काम फॉरेन अफेयर्स में, तो हमने बर्मला कहा है कि भाई आपके 100% ठीक जा रहा है खारजा पॉलिसी, लेकिन हमने दूसरा नुक्ता नजर देना होता है। अगर काश कि पंजाब में, सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में लोगों की 2 वक्त रोटी पूरी हो, उनको इंसाफ मिले, उनके साथ यानी लूट मार और डाकाजनी ना हो, तो हम आई शैल बी फर्स्ट पर्सन के जो इनको सलाम पेश करेगा जाके। लेकिन अगर मेरे पास कोई हो ही ना, इनका कोई प्लस मुझे नजर ही ना आए, तो मैं अब इस उम्र में किसी की कब्र में मैंने नहीं जाना। आज आपके दोस्त की मुलाकात हुई है, तो क्या हुई है पंजाब की, मैं उनका मतलब दोस्त हूँ। उनकी मुलाकात सियासी नहीं थी, वो 36 मिलियन के कितना उन्होंने कोई बाहर से डोनेशन थी, वो ग्रुप के साथ उनकी मीटिंग थी। वज़ीर आज़म आ रहे हैं हफ्ते को लाहौर, प्रेसिडेंट से मिले जो साहब, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना कि आप गवर्नर पंजाब हैं, सीनियर मोस्ट हैं, आप भी कोई अपना इनपुट दें। पंजाब में ये सारा कुछ क्यों हर तीसरे दिन खबरें आना शुरू हो जाती हैं, कुछ तो हुई। जनाब हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हमारा कोई कैंडिडेट है जिसने, अगर बुज़दार सा अगर मुझे 1 साल हो गया आप बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए जी, अगर मैं 1 साल में भी अपनी कोई मौजूदगी नहीं साबित कर सका तो 1 सदी में भी नहीं कर सकता। आपको यह बात नहीं समझ लग रही। आपने आंखों पर अगर पट्टी बांधी है और हकायक नहीं देखना चाहते और ग्राउंड रियलिटी से आप मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू सफर। आगे पहले ही आपने बेड़ागर कर लिया, बाकी और भी कर लेंगे अगर आपको नहीं नजर आ रहा। आई एम सॉरी जनाब। तो फिर इस तरह करते हैं चौधरी साहब, इस तरह करते हैं कि ब्रेक लेते हैं। देखें, आपका काम देना है, मेरा काम भी खबर देना है। आप लाहौर की खबर दे देते हैं, मैं इस्लामाबाद की खबर दे देता हूं। तो खबर मैंने दे दी थी, और अब खबर के बाद भी, यानी कि ब्रेक के बाद भी एक और खबर है। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब की सियासत, और अभी हमने निशात डाहा साहब को लिया हुआ था, मुस्लिम लीग नवाज़ के MPA थे। वो वही बातें कर रहे थे जो कल हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त बेक़यादत सियासी जमात का नाम है, और जो कायदीन मौजूद हैं उनकी कोई लाइन और लेंथ सीधी नहीं है। हर आदमी अपनी बात कर रहा है, और यही रोना रो रहे थे निशात डाहा MPA जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के। और वो ये भी बता रहे थे कि हमारा तो राब्ता ही नहीं होता अपनी क़यादत के साथ कि हमने जाना किधर है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाना है, मरियम बीबी की तरफ जाना है, राना सनाउल्लाह साहब कहाँ होते हैं उनको कुछ पता नहीं। और यही चीज़ है कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात कही थी, वो ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। और उसके बाद देखें कि अगले 6 माह बाद फिर मामला किस तरफ चलता है। अब अच्छा, अभी आप 6 माह के बाद आप 6 माह से मुराद ये है कि पोस्ट अपना कोविड जो है वो अपोजिशन जो है एक ऐसा एहतजाज करने की तरफ बढ़ रही है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बिल्कुल उनके अगले पिछले गिले जो है वो ख़त्म हो जाए। एक और भी शॉट है जनाब को, हमने कल बताया था, उस पर फिर चौधरी साहब से राय लेते हैं। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इस वक्त शदीद तरीन क्राइसिस चल रहा है, और वो शरीफ फैमिली के अंदर है, कहीं और नहीं है। टूट फूट का अमल जारी है, और शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाया है तो फिर मुझे पार्टी चलाने दें,
सूरत हाल के मुताबिक मुझे फ़ैसले करने दें, मुझे मामला तय करने दें। बेख्तियार सदर की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपोजिशन लीडर हूँ, पार्टी का सदर हूँ, तो फिर उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये जो पीछे एक बात मैं तय करता हूँ और इसके पीछे 3 इंतहाई जूनियर मोस्ट लोग मैदान में आते हैं और वो मुझे डिस्क्रेडिट करते हैं, ये शराइत मुझे कबूल नहीं। और इसीलिए अब शहबाज शरीफ साहब संजीदगी से सोच रहे हैं और ये पैगाम उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी पहुंचा दिया है। ज़ाहिर है अपनी भतीजी को तो नहीं कह सकते, नवाज शरीफ साहब तक ये पहुंचा दिया है कि आप फैसला कर लें, बड़े भाई हैं, जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। अदरवाइज़ वो अपना इस्तीफ़ा भी तैयार करके बैठे हैं और इसका इंदिया किसी और ने नहीं दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने दिया। ज़रा सुनिए। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल पार्टी लीडर है। वो अगर कल को कहे ना कि जी मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी के सदर ना रहें और इनकी जगह पे फ़लाँ सदर बने, तो मियाँ शहबाज शरीफ को जितना मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, वो आदमी ख़ुद प्रपोज़ कर देगा कि जी ठीक है, मियाँ साहब की मर्ज़ी है, तो वो फ़लाँ आदमी जो है उसे सदर बना दिया जाए। तो इसलिए ये कहना कि जी वो कोई इख्तलाफ है मरीम नवाज साहबा में, मियाँ नवाज शरीफ साहब में, फ़ैसला तो करना है मियाँ नवाज शरीफ। जी चौधरी साहब। मियाँ नवाज शरीफ की है और मरियम उनके साथ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो दूसरे तीसरे दर्जे पर चले गए हैं, ना वो नवाज शरीफ के साथ खड़े रह सके हैं, ना उनके ख़िलाफ़ खड़े रह सकते हैं। और इस वक्त मेरा ख्याल है जो मुमकिन है, अभी ये इट इज़ टू अर्ली टू से, जो हालात व वाक़यात की रफ्तार है उसमें मैं देखता हूँ कि मुस्लिम लीग जो है उससे नून और ये शरीफ फैमिली का जो उनके ऊपर जो बोझ है, इसके बग़ैर मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी थी और ये इसने पाकिस्तान की खालिक जमात है, इसने अपना रोल किसी न किसी तरह अदा करना ही करना है। लेकिन इस ख़ानदान से, जैसे हमने कहा, मुहाजिर यानी जो है वो MQM जो है वो अल्ताफ के बगैर काम एक और ख़बर। जी तो साहब एक और ख़बर, और वो है ग्राउंड रियलिटी। जो मसाइल वज़ीर आज़म इमरान खान या और उनकी हुकूमत के लिए बन रहे हैं या बन सकते हैं। पेट्रोलियम क्राइसिस, ये दरख्वास्त थी आज लाहौर हाई कोर्ट में जनाब। बहुत ही अहम तरीन रिमार्क्स आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसका ब्रीफ उनके जो स्टाफ है वो देते हैं या नहीं देते। चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट, उन्होंने बहुत अलार्मिंग बात की है जनाब। इल्ज़ाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के रिमार्क्स। जो मुंतखब होता है उसे अवाम में जाना पड़ता है, वज़ीर भी हो तो अवाम का सामना करना पड़ता है। गैर मुंतखब लोग तो अपना बैग उठाते हैं और दफ्तरों को चले जाते हैं। मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद में यही फ़र्क है। एक तरफ वज़ीर आज़म का स्पेशल असिस्टेंट और दूसरी तरफ पूरी काबीना। मीटिंग मिनट्स में पता चलता है कि वज़ीर आज़म भी अवाम का सोच रहे हैं। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ने आखिर में बुरहान की असल वजह से तवज्जो हटा दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, स्पेशल असिस्टेंट ने यह नहीं बताया पेट्रोल की सप्लाई कम हुई है, बल्कि वो कहते हैं कि लोगों ने ज़्यादा पेट्रोल ख़रीदा जिससे बहरान पैदा हुआ। लगता है मुआवन खसूसी वजारत चला रहे हैं, बहरान के वही ज़िम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 26 जून को रकम बढ़ी, क्या ये ओगरा की दरख्वास्त थी? ओगरा ने कीमत बढ़ाने की समरी नहीं भिजवाई। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, ओगरा की दरख्वास्त न करने के बावजूद कीमत क्यों बढ़ाई गई? चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, ये मुल्क कैसा बहुत बड़ा मजाक है। चौधरी साहब, ये वो बात हो रही है जो कि अक्सर, क्योंकि यही कंसर्न्स पाए जाते हैं पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, कि जनाब ये जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं जो आते हैं बैग उठा के और चले जाते हैं, ना पार्लियामान के अंदर किसी को जवाब दे, ना पार्लियामान के बाहर किसी को जवाब दे, ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो मतलब है, मैं एक दफ़ा दो दफ़ा शाउटिंग कर लिया, मेरे में हिम्मत नहीं है। बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़ा लीडर था और आज जो है उनके सामने जो लोग हैं ना, बहुत सारे पिगमीज़ हैं। उन्होंने भी हर शोबे में कोई 15-20 बंदे ऐसे रखे थे, और जिनका ख्याल है ना, जिन लोगों का, कि वो इमरान खान को डिक्टेट कर सकते हैं, फ़लाँ बंदा करेगा और फ़लाँ डिक्टेट करेगा, दे आर सैडली मिस्टेकन।
खान साहब फैसले खुद करते हैं, उनकी मर्जी है, ए की सुने बी की सुने, लेकिन उनको डिक्टेशन कोई नहीं दे सका। दिस आई नो, मैंने 10-12 साल उनको बड़ा करीब से देखा है। जो उनका दिल होता है वो गलत फैसले भी करते हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता क्योंकि मेरा राइट है, मैं कौन सा उनकी पार्टी में हूँ, मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। तो इस वक्त भी ये भी इनको मतलब है चीफ जस्टिस साहब अपनी राय रखते हैं, लेकिन ये इसके कई अब उन्होंने कमीशन जज बना साहब, रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाजरीन आइंदा फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।